हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अभी तक हमने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और इस 3 चैप्टर के अंदर हमने अपनी 13-11 क्लास लगाई। चैप्टर बहुत बड़े बड़े थे, वाकई में बहुत बड़े थे। यकीन मानिए, इन चैप्टर को करने में लगभग लगभग 15 क्लास इसमें, 12 क्लास इसमें और 15 क्लास इसमें मैंने लगाई है अपने पेड लेक्चर्स के अंदर। 15-15, 30, 40 और 42 क्लास लगाकर ये 3 चैप्टर कंप्लीट कराए। उन 42 क्लास का रिवीजन मैंने पूरा आपको 11th क्लास में करा दिया है। यकीन मानिए, बीआरएस के अंदर 5 क्लास में मैंने पेड लेक्चर में बीआरएस कराया है, क्योंकि बीआरएस के क्वेश्चंस हमारे स्टडी मैट में है नहीं ज्यादा, इक्का दुक्का है। अदरवाइज तो पुराने स्टडी, जब नया नया स्टडी मटेरियल रिलीज हुआ था 2022 का, तब वहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं था बीआरएस का। फिर उन्होंने अपडेट करके कुछ क्वेश्चन एड ऑन किए होंगे, वो बात अलग है। तो बीआरएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज हम बीआरएस स्टार्ट करें, हमने अपना शेड्यूल दिया, उस शेड्यूल के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। सबसे सबसे अच्छा चैप्टर, सबसे बेहतरीन चैप्टर जो है वो फाइनल अकाउंट है। मैं आपको फाइनल बिल्कुल जबरदस्त तरीके से रिवीजन कराऊंगा। और क्या कहते हैं, हमारा फास्ट ट्रैक बैच कंटिन्यू रहेगा और पेपर से पहले मैं इस फास्ट ट्रैक बैच को पूरा पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और आने वाले जितने भी अटेम्प्ट के स्टूडेंट हैं, आराम से 3-4 साल आराम से इस फास्ट ट्रैक बैच को आप देख सकते हैं। और आप हमारी अगर पेड क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 8510933803। और हमारे आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाएंगे deepakclasses.org, तो वहां पर भी आप हमारी पेड क्लास बाई कर सकते हैं। इंटर लिखेंगे, आपको कॉम्बो ऑफर भी बहुत सारे मिलेंगे और आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कुछ सभी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट मेरे हैं, मैं अपने पर्सनली पढ़ाता हूँ इनको, तो आप कोई भी कॉम्बो बाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो, वरना फास्ट ट्रैक बैच तो चल ही रहा है। तो देखते, आज मैं बीआरएस की क्लास आपकी लूंगा और पहली क्लास लूंगा। अब देखिए बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सुनना ध्यान से, मैं जो बात कहना चाहता हूँ। जिन स्टूडेंट ने मेरे से ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको मैंने बीआरएस बहुत अच्छे से कराया हुआ है। बहुत अच्छे से मतलब बहुत डिटेल में, बिल्कुल बेस से उठाकर एडवांस तक ले जाया। अभी मेरा यहाँ पर इस वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, देखिए बीआरएस के अंदर अगर आपका इनिशियल बेस बहुत अच्छा नहीं है, इनिशियली आप अच्छे से नहीं जानते कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम, कैश बुक ऑफ कैश कॉलम, कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट क्रेडिट, ये सब चीजें आप इनिशियल बेसिस पर नहीं जानते कि बीआरएस क्या होता है, क्यों करते हैं बीआरएस, बेसिकली कैसे करनी चाहिए, क्या चीजें हमें देखनी है, क्या फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है। ये चीज अगर आपको नहीं पता ना, बहुत बेसिक चीजें, तो आप बीआरएस में क्वेश्चन कर पाओ वो रटने वाला काम होगा कि प्लस कर लो, माइनस कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो वाले रटने वाला काम होगा। इसलिए जब मैं अपनी पेड क्लास के अंदर पढ़ा रहा था तो मैंने पहली क्लास के अंदर सारा बेस बताया था। 1 घंटा लगाकर मैंने बस ये समझाया था कि भाई बीआरएस में कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस चैप्टर को समझने के लिए। पूरा पूरा बच्चा बीआरएस कर लेता, पूरा बीआरएस चैप्टर कंप्लीट कर लेता है, उसको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर कैश बुक का कॉलम, क्या डबल कॉलम कैश बुक में जो कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, डिस्काउंट कॉलम होता है 3 कॉलम में, उसमें कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम से फर्क नहीं पड़ता। पूरा 11 चैप्टर बेस्ड ऑन द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ द बैंक कॉलम ओनली। सर हम अपनी पासबुक और कैश बुक को कंपेयर करते हैं ये तो पता है, पर पासबुक क्या है और कैश बुक क्या है वो नहीं पता होता। इसलिए दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया है, आज की जो क्लास है, मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि आज की क्लास में मैं रिवीजन नहीं कराने वाला। अपनी पेड क्लास की जो पहली क्लास है वो मैं यहाँ पर अटैच करूंगा और आप उसको अच्छे से देखेंगे। 2 टाइप के स्टूडेंट ये क्लास को देख रहे हैं, एक ने जिन्होंने मेरे से क्लास ली है वो, और जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली है वो। जिन्होंने मेरे से क्लास ली है आप 1.5 की स्पीड पर इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ये क्लास में पढ़ चुके हो, तो आपको इतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली उसमें भी 2 टाइप के स्टूडेंट थे, जिसने कहीं और से क्लास ली है, जो सेल्फ कर रहे हैं। अब जिन्होंने कहीं और से क्लास लिया, देखिए मुझे नहीं पता, हो सकता है आपने भी बहुत डिटेल में पढ़ा हो, तो एक बार इसको भी आप देख लीजिए, 1.25 की स्पीड से देख लीजिए, जिन्होंने ऑलरेडी कहीं पर क्लास ली है, वहां बीआरएस पढ़ रखा है। जिन स्टूडेंट ने क्लास ली ही नहीं, बीआरएस पढ़ रहे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज, 11वीं क्लास में बीआरएस पढ़ा था, बीकॉम में कभी पढ़ लिया, फाउंडेशन में पढ़ लिया वाला, प्रीवियस नॉलेज के बेस पर अगर आप 11 चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको 1.25 1.5 की स्पीड में नहीं देखना क्लास को, आपको 1 की स्पीड में पूरी क्लास आराम से देखनी है और समझना है कंसेप्ट को क्या कहता है। अगर आपने कंसेप्ट दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन सिर्फ नेक्स्ट क्लास में पूरा पूरा खत्म करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, बीआरएस के अंदर सारी एडजस्टमेंट्स
क्यू प्लस करते हैं, क्यू माइनस करते हैं, सब कुछ चीजें, चाहे वो ओवरड्राफ्ट, एक दिन फेवरेबल ले लूंगा और एक दिन ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट लेकर 2 क्लास में, अगली 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी पेड क्लास उठा के यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ दोस्तों, जरूर देखिएगा। जिन्होंने मेरे से क्लास ली थी उनको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन कर सकता है 1.5 की स्पीड में देखकर। जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली, कहीं और से क्लास ली है, वो 1.25 की स्पीड में देख सकता है। कृपया करके देखिए, आपको समझ में आएगा क्या चीज आप शायद छोड़ चुके हो, क्या चीज आपको नई सीखने को मिलती है। क्योंकि जब मैं बेसिक पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल मैं बेसिक में घुस जाता हूँ, तो चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन्होंने सेल्फ करा है भैया, वो तरीके से, सिंपल तरीके से देखिएगा, आप ही के लिए डाल रहा हूँ ये पेड के लेक्चर, वरना मुझे जरूरत नहीं थी, मैं हवा में उड़ा देता चीजों को। हवा में इन द सेंस कि रिवीजन के पर्पस की तरह स्पीड चलती है ना, उस स्पीड से मैं रिवीजन करा देता, और बीआरएस की डेफिनेशन की छोटी छोटी बातें मैं विद इन 15 मिनट खत्म कर देता। उसके लिए मैं 1 घंटे की क्लास नहीं अपलोड करता, सिर्फ आप के लिए कर रहा हूँ। जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो मेरी क्लास से सेल्फ स्टडी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बस ये नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए देना चाह रहा हूँ। वीडियो मैं अटैच कर रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को हमारी क्लास बाई करनी है, वो हमारी क्लास बाई कर सकता है deepakclasses.org, और हमें व्हाट्सअप कर सकता है। 2500 रुपए फीस है, आपको पता है अकाउंटिंग की, आज भी 2500 है, 1 साल बाद भी 2500 रहेगी, और 2 साल बाद भी 2500 ही रहेगी। चाहे कितनी महंगाई बढ़ जाए, ये महंगा नहीं होगा, ये हमेशा दिन रहती है। कई बार स्टूडेंट को देखते हैं कि वो इस पे भी कहते हैं कि सर बहुत महंगी फीस है, कम कर दो। ऐसा ना करो, हाथ जोड़ के विनती है, आपको पता है, सभी को पता है, वो हर जगह पता करके ही आता है हमारे पास कि यहाँ पर सबसे कम फीस है और अच्छी तरीके से मिलता भी है चीज। चलिए दोस्तों, वीडियो देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप ये वीडियो देखिए जब तक। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। न्यू चैप्टर, जिसको हम प्यार से बीआरएस कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आइए इसके बारे में पहले मीनिंग लिखिए, फिर समझते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। हो सकता है आपने कभी बीआरएस पढ़ा हो सकता है आपने बीआरएस ना पढ़ा हो। तो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। मैं मानते हुए चलूंगा कि आपने पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो। लिखेंगे साथ साथ, नोट साथ साथ उतारेंगे मेरे, अलग से मेरे पे नहीं होते। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द अकाउंट होल्डर BRS statement prepared by the account holder on a particular date. On a particular date. Due to reconcile the bank balance as per cash book with the bank balance as per passbook. या बैंक स्टेटमेंट। Showing entries because of which difference between two balance,
डिफरेंस बिटवीन टू बैलेंसेस, बिकॉज ऑफ विच डिफरेंस बिटवीन टू बैलेंसेस। उतारिए। चलिए, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा है नहीं। अच्छा, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, एक मिनट दीजिए। ठीक, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। और हो सकता है आपने कभी पहले ये पढ़ा हो, बट हम बिल्कुल बेसिक क्लास से चलेंगे। हमें मानते हुए चलेंगे कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कुछ नहीं पता, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ऐड प्लस क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता, बस कुछ ना कुछ होता ही है। आइए बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं ना। और जीरो लेवल से स्टार्ट करने पे ज्यादा क्लासेस नहीं होती, एक क्लास एक्स्ट्रा लगती है बस जीरो लेवल से स्टार्ट करने में। कोई भी चैप्टर को सिर्फ एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी ज्यादा से ज्यादा, बस वही हम आज पे लगाएंगे। भाई मिस्टर ए, अब मेरे कुछ एग्जाम्पल है वो सुनते जाना, उसमें कुछ पॉइंट्स निकलते चले जाएंगे, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल है सुनते जाएंगे, उस पर कुछ पॉइंट्स निकलते जाएंगे। मिस्टर ए ने आज एक नया अकाउंट खुलवाया बैंक में। मान लो आप हो मिस्टर ए, ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट, ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट, एक नया बैंक अकाउंट खुलवाया। तो मिस्टर ए ने एक नया बैंक अकाउंट खुलवाया, मान लो कौन से बैंक में खुलवाया, चलो मान लेते हैं HDFC बैंक में खुलवाया। HDFC बैंक में इन्होंने एक अकाउंट खुलवाया, ठीक है जी। इन्होंने एक नया अकाउंट खुलवाया, वो भी अपने एक बैंक में, जिसके बैंक का नाम क्या है, HDFC बैंक। ठीक है जी। अब जब ये नया अकाउंट खुलवाते हैं, मान लो कभी आप बैंक में जाकर एक नया अकाउंट खुलवाओगे, तो बैंक में कुछ नॉमिनल अमाउंट आप जमा करोगे। तो आपने 5,000 रुपये जमा कराए, और बैंक वालों ने इसके बदले में आपको क्या दिया, एक पासबुक दे दी। क्या दे दी बदले में, पासबुक। अच्छा, ये आपके पास जो पासबुक होती है ये डुप्लीकेट होती है। क्या होती है, डुप्लीकेट पासबुक होती है। आप इस पासबुक के पास, जो आपके पास पासबुक होती है वो क्या होती है सर, डुप्लीकेट होती है। आपको चेकबुक मिलती है, आपको पासबुक मिलती है, आपको ATM कार्ड मिलता है, ये सारी चीजें मिलती है। क्या क्या मिलता है सर, एक तो चेकबुक मिल गई आपको, पासबुक मिलता है, और एक डेबिट कार्ड मिलता है। एक डेबिट कार्ड मिलता है। ये सारी चीजें आपको मिलेगी जब आप बैंक में जाओगे। तो हमें थोड़ा इससे मतलब है, थोड़ा पासबुक से। सबसे पहले पासबुक का मतलब समझो। देखिए, बैंक में जाकर जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक पासबुक मिलती है जिसमें आपको अकाउंट की डिटेल लिखी होती है, और रोजाना जो बैंक में आप ट्रांजेक्शन करते हो, पैसा निकालना, पैसा डालना, बैंक से कितने पैसे गए, कहाँ पर गए, ये सारी बातें पासबुक में आप रिकॉर्ड करवा सकते हो। कैसे होगा, जैसे कि, अच्छा, ये पासबुक जो होगी ये ओरिजिनल पासबुक नहीं होगी आपके पास, डुप्लीकेट होगी। ओरिजिनल वाली किसके पास होती है, बैंक के पास। बैंक ओरिजिनल पासबुक को देता नहीं किसी को भी। ओरिजिनल पासबुक किसके पास रहेगी, हमेशा बैंक के पास रहेगी। और आपको क्या देगा, सिर्फ डुप्लीकेट। अब इनका काम क्या होता है अभी सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आप बैंक में गए, बैंक में अकाउंट खुलवाया आपने, ठीक है। बैंक में अकाउंट खुलाया तो बैंक ने आपको ये तीन चीज दी, चेकबुक दिया, पासबुक दिया, और डेबिट कार्ड दिया। ये जो पासबुक आपको दी है ये डुप्लीकेट पासबुक है दोस्तों। डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये पासबुक में हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसी पड़ी होती है घर पे। और मान लो कभी आपको ये जानना हो कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है, या आपने नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी करी है, आप ये पासबुक लेकर बैंक के पास जाते हो, बैंक में इस पासबुक में एंट्रीज करा लेते हो। तो बैंक आपकी पासबुक लेता है और वो फोटोकॉपी मशीन में डालता है, और जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने करी होती है इसमें छप कर आ जाती है। तो आप तो नहीं करते ना ये सब चीजें। आपके पास ये पासबुक आपका क्या काम करेगी, ये पासबुक आपको सिर्फ ये बताएगी कि आपने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन करी है। जब आप बैंक में जाकर उसमें ट्रांजेक्शन प्रिंट करवाओगे तब,
तो मतलब एक तरीके की प्रिंटिंग कॉपी मान लो अभी। अगर आप कभी बैंक गए हो तो आप कभी अपने आपका बैंक अकाउंट है और अभी आप कभी बैंक गए हो तो आपको पता होगा ये चीजें। और जो बच्चा कभी बैंक नहीं गया तो जाओ, कल जाओ अपना अकाउंट खुलवाओ एक बैंक में, उसमें रोजाना कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करो, और 10 दिन ट्रांजेक्शन करने के बाद बैंक में जाना, पासबुक लेकर बोलना भैया इसमें एंट्री कर दो। एंट्री करने का मतलब क्या है भैया, वो बैंक वाले क्या करेंगे, आपकी पासबुक लेंगे ये वाली प्रिंटेड कॉपी, उसमें अपने प्रिंटिंग मशीन में डाल के जो भी 10 दिन में आपने ट्रांजेक्शन करी हुई वो 10 दिन की एंट्री छाप कर दे देंगे कि आपने ये पैसा यहाँ डाला, इतना पैसा आया बैंक में, इतना पैसा बैंक से गया, ये सब चीजें यहाँ पर होगी। ठीक है, ये था। तो जो पासबुक हमें मिलती है, मतलब हम जिन्होंने अकाउंट खुलवाया, जो पासबुक हमें मिलती है, हमारे पास वो पासबुक डुप्लीकेट होती है, वो हमारे कोई भी काम की नहीं है। मतलब हम उसमें कुछ ऐड ऑन प्लस ऑन नहीं कर सकते अपने हैंड से, बस वो जो करेगा वो बैंक वाला करेगा। बैंक वाला उसको क्या कर देगा, हम बैंक वाले को देंगे, बैंक वाला उसमें ऐड ऑन लेस देन करके देगा हमें, बैंक वाला हमें उस पर ट्रांजेक्शन करके देगा, हम नहीं करेंगे कुछ भी, हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करते। हमारे पास एक डुप्लीकेट होती है, ओरिजिनल तो किसके पास है, बैंक के पास, जिसमें वो आपने मान लो आपके अकाउंट में 10,000 पड़े थे और आपने उसमें से 5,000 निकाल लिए, तो बैंक वाला आपके अकाउंट से 5,000 कम कर देगा, अपनी ओरिजिनल पासबुक में डालेगा, उसके पास ओरिजिनल। और जब आप जाओगे तो आप अपने डुप्लीकेट पासबुक में भी उसमें करवा लोगे, रिकॉर्ड के पर्पज से, एक प्रूफ के पर्पज से, हाँ मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े, इतने पैसे कट गए थे। तो पहली बात आपको ये क्लियर होती है कि जो पासबुक आपको मिलती है बैंक अकाउंट खुलवाने पर, उसमें आप कभी छेड़खानी नहीं कर सकते, वो ऐसी पड़ी की पड़ी रहती है। अगर उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन आपको करवानी है, जो भी ट्रांजैक्शन आपने करी उसका डाटा उसमें चाहिए, तो आपको बैंक के पास जाकर वहां से करवानी होगी, आप नहीं कर सकते घर में बैठकर। ये बात तो क्लियर हो गई। मतलब आपके पास तो बस एक प्रूफ के तौर पे है कि हाँ हमारे पास बैंक अकाउंट है, ये लो पासबुक हमारी बैंक की, उसमें हम कोई भी अप डाउन छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि सारा काम उस पासबुक का किसको कौन करता है, बैंक करता है। बैंक में जो भी ऐड ऑन, जो भी प्रिंट करेगा वो बैंक करेगा। राइट, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, जिस पर्सन ने दोस्तों अकाउंट खुलवाया होता है उसको हम अकाउंट होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, आज के बाद उसको हम क्या कहेंगे, अकाउंट होल्डर कहेंगे। जिस पर्सन ने अकाउंट खुलवाया होता है बैंक में, उस पर्सन को अकाउंट होल्डर कहा जाता है। जिस पर्सन ने बैंक में अकाउंट खुलवाया, जिस पर्सन ने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, तो बैंक उसको अकाउंट होल्डर कहेगा। जैसे कि मेरा ना अकाउंट है एसबीआई, उसमें आईसीआईसीआई बैंक में मेरा अकाउंट है, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट होल्डर हूं। मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में भी है, तो मैं पंजाब नेशनल बैंक का भी अकाउंट होल्डर हूं। मतलब जो पर्सन अकाउंट बैंक में खुलवाता है तो वो बैंक का क्या बन जाएगा, अकाउंट होल्डर बन जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस के पर्पज से, किसी पर्सन के पर्पज से बात नहीं कर रहे। दीपक क्लासेस मान लो एक बिजनेस के पर्पज से, तो मैंने अपना आईसीआईसीआई बैंक में एक अकाउंट खुलवाया दीपक क्लासेस के नाम से। ठीक है, तो बिजनेस के नाम से जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो जो भी बिजनेस की लेन देन है, जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स है, वो मेरे अकाउंट में शो होती है, और मुझे भी वो अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ती है कि कितना पैसा बैंक में आया वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, कितना पैसा बैंक से गया वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो यहां पर दो पार्टीज है, एक पार्टीज तो वो हो गई जिसने अकाउंट खुलवाया, ठीक है, और एक पार्टी हो गई जो बैंक है। तो दो पार्टी है, एक अकाउंट होल्डर है जो अकाउंट खुलवाता है, और एक पार्टी कौन हो गई, एक अकाउंट होल्डर है जिसने बैंक में अकाउंट खुलवाया, और एक बैंक है। यहां पर दो पार्टी है। ठीक है सर, एक बैंक है, नाम दे देते आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, एक अकाउंट होल्डर है और एक बैंक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर इसके आगे की बात करते हैं। देखिए, मान लो आपने बैंक में जमा कराए पैसे, आप जब बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करते हो, आप जब बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करते हो, लेट सपोज कि आपने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करे, 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब मुझे बताओ, आपने बैंक वालों को 10,000 रुपए दिए,
तो क्या ये बैंक के ऊपर लायबिलिटी बनी या नहीं बनी? बिल्कुल सही बात है सर। अकाउंट होल्डर, मान लो हम अकाउंट होल्डर है, हम बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक के ऊपर लायबिलिटी बनी है क्योंकि हमने बैंक को पैसा दिया है। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गया। मतलब जब मैं बैंक को पैसा दूंगा तो बैंक के ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी, और जब दूसरी पार्टी के ऊपर लायबिलिटी बनती है तो पहली पार्टी की एसेट्स होती है। वो मुझे बैंक से पैसा लेना है, मेरी एसेट है, तो मुझे बैंक को पैसा देना है तो लायबिलिटी, मुझे बैंक से पैसा लेना है तो एसेट। तो जब भी कोई अकाउंट होल्डर बैंक में क्या करता है, पैसा डलवाता है, अकाउंट होल्डर ने बैंक में क्या करा, 10,000 रुपये डिपॉजिट करे, तो ये 10,000 रुपये बैंक की क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। राइट, ये 10,000 रुपये बैंक की क्या बन जाएगी दोस्त, ये 10,000 रुपये बैंक की लायबिलिटी बन जाएगी। और ये 10,000 रुपये अकाउंट होल्डर के लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा। ये 10,000 रुपये अकाउंट होल्डर के लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा। लेट्स सपोज कि मेरा एक बिजनेस है और मैंने अपने बिजनेस के अकाउंट में, अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट कराए, तो मैं अपने बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं और बैंक भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है कि कौन अकाउंट होल्डर कितना पैसा दे रहा है, कितना पैसा ले जा रहा है, ये सब भी रिकॉर्डिंग करता है। अब मैंने बैंक वालों को 10,000 रुपये दिए, तो बैंक के ऊपर क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। बैंक अपनी लायबिलिटी बढ़ाएगा, और बैंक जब अपनी लायबिलिटी बढ़ाएगा तो कैसे बढ़ाएगा, क्रेडिट साइड करके बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा लायबिलिटी, क्रेडिट साइड। आपको बताया था ना, क्रेडिट साइड से लायबिलिटी बढ़ती है। किससे बढ़ती है, क्रेडिट साइड से लायबिलिटी बढ़ती है। बैंक अपनी लायबिलिटी किससे बढ़ाएगा, ठीक है जी। अकाउंट होल्डर ने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया तो बैंक के ऊपर लायबिलिटी जनरेट हुई, और बैंक इसको अपनी लायबिलिटी बढ़ाएगा क्रेडिट करके, और जो बैंक की लायबिलिटी है वो मेरी एसेट होगी, क्योंकि मैंने पैसा डिपॉजिट कराया तो मुझे बैंक से लेना है, तो मेरी एसेट है, तो मैं इसको क्या करूंगा, डेबिट करके एसेट बढ़ाऊंगा, डेबिट करके एसेट को बढ़ाऊंगा, डेबिट करूंगा। मतलब अगर किसी अकाउंट होल्डर ने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया तो बैंक की लायबिलिटी बैंक क्रेडिट करेगा और मेरी एसेट मैं डेबिट करूंगा। सिंपल सी बात है। पर ये क्रेडिट और डेबिट करूंगा कहां पर, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कॉन्सेप्ट पे। ये डेबिट और क्रेडिट कहां करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है इसके लिए बनाता हूं डबल कॉलम कैश बुक। याद है आप डबल कॉलम कैश बुक बनाते थे अपने बिजनेस का, हाँ सर याद है। कैश बुक आप बनाते नहीं थे कैश बुक करके, कौन सा, डबल कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक में क्या करते थे आप जरा बताओ सर, उसमें हम कैश ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड करते थे, है ना भाई। मेरा बिजनेस है, अकाउंट होल्डर का अपने बिजनेस में क्या करेगा, अकाउंट होल्डर अपने बिजनेस के अंदर, वो अपने बिजनेस के अंदर बुक्स में मेंटेन करेगा, कैश बुक बनाएगा, कुछ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, कुछ बैंक। अब मेरी बात समझना, अब यहां पर किस दो पार्टी की बात हो रही है, यहां पर बैंक की और अकाउंट होल्डर की बात हो रही है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ बैंक वाली ट्रांजैक्शंस की बात हो रही होगी कि बैंक में कितना पैसा गया, बैंक से कितना पैसा आया, मैंने अपनी जेब से कैश कितना गया उससे मतलब नहीं है मुझे। मतलब यहां पर हम कोई भी पैसा जब बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो मैं डेबिट करूंगा, कहूंगा टू कैश डिपॉजिट करा दिया और बैंक में डाल दूंगा 10,000 रुपए। अब जब मैं कुछ पैसा विड्रॉ करूंगा, तो क्या होगा, विड्रॉ करने पे यहां लिखूंगा बाय कैश करके 10,000 रुपए, 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, यही तो करूंगा। अरे पैसा डिपॉजिट कराऊंगा तो मैं डेबिट करूंगा, पर कहां पर डेबिट करूंगा, अपनी कैश बुक में डेबिट करूंगा सर। और कैश बुक के कौन से कॉलम में करूंगा, कैश वाले या बैंक वाले, बैंक वाले। मतलब एक अकाउंट होल्डर जब भी बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कराएगा या बैंक से कुछ पैसा विड्रॉ करेगा, वो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है अपने बिजनेस की, और कैश बुक में कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करता है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करता है, उसको कैश वाले से मतलब नहीं। मतलब जब जब एक अकाउंट होल्डर अपनी कैश बुक मेंटेन करेगा उसको कैश से मतलब नहीं है, कैश बुक के बैंक कॉलम से मतलब है। तो इस चैप्टर के अंदर अकाउंट होल्डर के पॉइंट से जब भी कहा जाएगा कैश बुक, तो आपके माइंड में हिट करना चाहिए कैश बुक का बैंक कॉलम, ना कि कैश कॉलम।
क्योंकि यहां पर इस चैप्टर में कैश वाले ट्रांजेक्शन की बात ही नहीं होती, इस चैप्टर में किसकी बात होती है, बैंक ट्रांजेक्शन की बात होती है। क्लियर है सर, समझ में आ गई। अभी चैप्टर का मतलब भी नहीं बताया मैंने ये नहीं बताया बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है, मैं बस बेसिक बेसिक पॉइंट आपको बता रहा हूं, बस सुनते जाओ आप। दो बातें समझ में आ गई, क्या बातें समझ में आई, दो बातें समझ में आई। पहली बात, अकाउंट होल्डर कौन होता है, दूसरी बात ये होता है कि जब भी एक अकाउंट होल्डर बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा तो बैंक की लायबिलिटी बन जाएगा और अकाउंट होल्डर की एसेट बन जाएगा। अगर अकाउंट होल्डर की एसेट तो अकाउंट होल्डर डेबिट करके बढ़ाएगा, और बैंक वाले की लायबिलिटी तो बैंक वाला क्रेडिट करके बढ़ाएगा। अच्छा, ये डेबिट करेगा तो कहां करेगा, 10,000 जो डिपॉजिट करा वो अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में करेगा, और अगर विड्रॉ करेगा तो ये क्रेडिट करेगा, मतलब नहीं विड्रॉ करेगा तो बात की बात है। बट यहां पर मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि अकाउंट होल्डर जो बैंक में पैसा डिपॉजिट कराएगा या बैंक से पैसा विड्रॉ करेगा, उसके लिए वो सारी ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड करेगा, अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा, वो भी बैंक वाले कॉलम में। कैश वाले से मतलब ही नहीं होता इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, अकाउंट होल्डर ने 10,000 रुपए आईसीआईसीआई बैंक में डिपॉजिट करे तो आईसीआईसीआई बैंक अपनी लायबिलिटी जनरेट करेगा अकाउंट होल्डर के नाम पे। तो इसने एक अकाउंट होल्डर के नाम पे अकाउंट बनाया होगा। इसका अकाउंट कुछ इस तरीके से होता है, यहां पर इस तरीके से बनता है। इसके अकाउंट जो भी ये डाटा मेंटेन करता है पासबुक में। कहां पर मेंटेन करता है, पासबुक में। बैंक अपना डाटा कहां मेंटेन करता है, पासबुक में, जो ओरिजिनल पासबुक इसके पास पड़ी है। इसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। पासबुक को हम क्या नाम देते हैं, बैंक स्टेटमेंट। अब ये किस तरीके से बनती है, ये डिजाइन इस तरीके से होती है, ये डेट होता है, ये पर्टिकुलर्स होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, बस मैं थोड़ी थोड़ी बातें डाल रहा हूं। ये डेबिट साइड होती है, मतलब डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड होती है, और ये बैलेंस, टोटल कितना बच गया, इस तरीके से रिकॉर्ड करता है, इस तरीके से रिकॉर्ड करता है। अब कैसे रिकॉर्ड करेगा कि बैंक वाले के पास कितना पैसा आया, 10,000 रुपए, तो अकाउंट होल्डर ने बैंक को पैसा दिया तो बैंक की लायबिलिटी जनरेट हो गई, तो यहां लिखेंगे कैश डिपॉजिट हुआ है, यहां लिखेंगे कैश डिपॉजिट हुआ है। कैश डिपॉजिट हुआ बैंक में, तो बैंक को पैसा मिला ना, बैंक की लायबिलिटी या एसेट, सर लायबिलिटी, तो यहां डलेगा क्रेडिट साइड पर। समझ में आ रहा है, बैंक और अकाउंट होल्डर की ट्रांजैक्शन अपोजिट होती है। अगर बैंक क्रेडिट कर रहा है तो अकाउंट होल्डर डेबिट करेगा, और अगर बैंक डेबिट कर रहा है तो अकाउंट होल्डर क्रेडिट करेगा। अब डेबिट क्यों करेगा भाई, अब मैं कह रहा हूं कैश जैसे डिपॉजिट कराया था ना पैसा, अब विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया, 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए सर, 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। किसने कर लिए, 5,000 विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब बैंक अब अकाउंट होल्डर की लायबिलिटी कम कर देगा, अपनी लायबिलिटी कम करेगा। कहेगा भैया 10,000 देना था, बैंक के पॉइंट से सोचो, बैंक वाला कहेगा भैया मुझे आपको 10,000 देना था, अकाउंट होल्डर कह रहा 5,000 दे दो मुझे, बैंक वाले ने 5,000 पे बात बता दी है, तो वो अपनी लायबिलिटी भी तो कम करेगा। हाँ, कहेगा भैया देखो आपने कैश विड्रॉ करा है, आपने कैश विड्रॉ करा है सर, विड्रॉ करा है, तो आपकी लायबिलिटी, मैं अपनी लायबिलिटी कम कर दूंगा। मेरी अभी लायबिलिटी है 10,000 रुपए, अब इस लायबिलिटी को कम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो यहां मेरा बैलेंस 10,000 बच रहा था, अब 10,000 में से 5,000 आपने विड्रॉ कर लिया, मैंने 10,000 में से 5,000 लायबिलिटी कम कर दी, लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करना होगा, तो अब मेरे पे बैलेंस बच जाएगा 5,000, मतलब अब मेरी लायबिलिटी 5,000 है, ऐसा कहेगा बैंक। तो जब भी आप विड्रॉ करते हो तो बैंक अपनी लायबिलिटी क्या कर देता है, बैंक अपनी लायबिलिटी कम कर देता है, और लायबिलिटी कम करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। और आपने पैसा विड्रॉ करा, आपने पैसा विड्रॉ करा, अब अभी आप, मैं एज एन अकाउंट होल्डर क्या बोलूंगा, मुझे बैंक से पहले लेना था 10,000 रुपए, अब 5,000 निकाल चुका हूं, तो अब 5 ही बाकी है, तो मतलब मेरी एसेट पहले से कम हो गई। पहले मुझे बैंक से 10,000 लेना था, अब 5,000 लेना होगा, तो मतलब मेरी एसेट कम होती। तो विड्रॉ करने पर अकाउंट होल्डर की एसेट्स जो होती है वो कम हो जाती है, एसेट जो होती है कम हो जाती है, और एसेट का कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, जब जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तो अकाउंट होल्डर की एसेट मानी जाएगी और बैंक की लायबिलिटी, और जब जब पैसा विड्रॉ करोगे तो बैंक अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए डेबिट करेगा और आप अपनी एसेट कम करने के लिए क्रेडिट करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये छोटी छोटी बातें समझ आई। तो
एज एन अकाउंट होल्डर, हम कौन है सर? अकाउंट होल्डर है, हम बैंक नहीं है, बैंक तो कोई और है, हम क्या है? अकाउंट होल्डर। तो अकाउंट होल्डर के पॉइंट से हम क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक। और बैंक क्या मेंटेन करता है? वही ट्रांजेक्शन के लिए पासबुक। एक बात मुझे बताओ, आज मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करूंगा, ठीक है ना, आज मैं 10,000 रुपये डिपॉजिट करता हूं बैंक में, तो मैं अपने घर आकर अपनी पासबुक में, कैश बुक में 10,000 डालूंगा नहीं डालूंगा? ये कहूंगा नहीं कहूंगा कि मैंने 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करे, है ना? बैंक वाला अपनी लायबिलिटी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, और मैं अपनी एसेट बढ़ाऊंगा नहीं बढ़ाऊंगा, है ना? मैंने आज 10,000 रुपये डिपॉजिट करे तो बैंक अपनी लायबिलिटी जनरेट करेगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहां पर 2 अकाउंट्स बना रहा हूं, है ना, एक बैंक के पॉइंट से अकाउंट बनाएंगे, और एक अकाउंट होल्डर के पॉइंट से बनाएंगे। अब देखिए, सेम ट्रांजैक्शन जो भी अकाउंट होल्डर करेगा उसको बैंक भी रिकॉर्ड करता है और अकाउंट होल्डर भी रिकॉर्ड करता है। अब बैंक किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा? बैंक अपनी बुक में बनाता है पासबुक, जो ओरिजिनल पासबुक होती है वो। क्यों बनाता है? अकाउंट होल्डर की। ये बैलेंस का हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, और ये पर्टिकुलर ये डेट, ये डेट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ये डेबिट बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया, और ये बैलेंस कितना बच जाएगा वो। इस तरीके से ये कौन रिकॉर्ड करता है? बैंक करता है। जिस बैंक में मेरा अकाउंट है वो करूंगा। अब हम क्या करेंगे? हम अपनी बुक में क्या बनाएंगे? हम अपनी बुक में बनाएंगे कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट का सिर्फ कौन सा कॉलम? सिर्फ बैंक कॉलम। मुझे कैश से क्या मतलब भाई? मैं तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहा हूं ना, तो मुझे कैश से क्या मतलब? तो मुझे बैंक वाला ही बनाना है सिर्फ, ठीक है ना? सिर्फ बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा, तो बैंक का अमाउंट, बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट, और बैंक में पैसा अगर निकालूंगा तो क्रेडिट। ठीक है, सिंपल ये करूंगा। अब एक एक करके मैं ट्रांजेक्शन कर रहा था। अब सुनते जाओ, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं। ये चाह रहा हूं कि एक ही बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। अब मैंने ट्रांजेक्शन करना चालू करी, 1 हफ्ते की ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूं मैं आपको। पहला, मैंने बैंक में डिपॉजिट करे पैसे, मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे 20,000 रुपए। तो जैसे ही मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करे, तो एक बात बताओ, क्या मेरा घर आकर मैं गया आज बैंक वालों को बोला, लो भैया बैंक वाले 20,000 पकड़ो, बैंक वाले ने 20,000 रुपए लिए और मुझे एक स्लिप दे दी, डिपॉजिट स्लिप दे दी, हाँ, एक प्रूफ के तौर पे कि हमारा पैसा, आपका पैसा हमारे पास आ गया है। मैं घर आया, मैं अपने घर आया, मैंने अपनी बुक खोली, मैंने कहा ये तो मेरा है, ये तो मेरी बुक है, ये तो मैं मेंटेन करूंगा, और वो बैंक जो मेंटेन करे बैंक जाने, भाई मुझे नहीं पता, मैं तो ये मेंटेन करूंगा। ठीक है जी। फिर मेरे पास एक पासबुक और है, डुप्लीकेट पासबुक, मेरे पास एक पासबुक और है, डुप्लीकेट पासबुक। अब ये डुप्लीकेट पासबुक क्या काम आती है ये बताऊंगा, डुप्लीकेट पासबुक क्या काम आती है ये बताऊंगा। ये मेरे पास रहती है ना, जब भी मैं बैंक में अकाउंट खुलवाता हूं तो मुझे एक डुप्लीकेट पासबुक मिलती है, ये कब काम आती है मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, बैंक गया, बैंक वालों को 20,000 रुपए दिए, बैंक वालों ने मुझे डिपॉजिट स्लिप मैंने भरी, वो दे दी, और डुप्लीकेट स्लिप प्रूफ के तौर पर मुझे घर आ गया। अब मैंने देखा भाई बैंक वाले में 20,000 रुपए मैंने दिया है, तो मेरे अकाउंट में बढ़ गए होंगे पैसे, तो मैं यहाँ पर लिखा, मैंने कहा भैया मैंने तो कैश दिया है, मैंने तो मेरा कैश गया है, मेरा 20,000 बढ़ गया होगा, मैंने अपनी एसेट बना ली। और बैंक वाला क्या करेगा, बैंक वाला उसको विड्रॉ, बैंक आएगा कैश डिपॉजिट करके, बैंक वाला उसको अपनी लायबिलिटी बना लेगा। बैंक के पास 20,000 पाए ना, तो बैंक वाला लायबिलिटी बना लेगा, लो जी 20,000 पे टोटल बैलेंस भी गया। अब ये जो बैलेंस है और मेरा जो बैलेंस है बराबर है या नहीं है? यस सर बराबर है। भाई मैंने 20,000 पे बैंक में डिपॉजिट करा, तो मेरे अकाउंट में भी ऐसा दिखना चाहिए कि मेरे बैंक में 20,000 है, यह दिख रहा है, और बैंक के अकाउंट में भी दिखना चाहिए, बैंक की बुक में भी दिखना चाहिए, बैंक में मेरा पैसा 20,000 है। अब दोनों बुक सेम होनी चाहिए ना सर। भाई मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, तो बैंक वालों के बुक में भी 20,000 दिखना चाहिए कि मेरा पैसा 20,000 बैंक में है, और मेरे बुक में 20,000 दिखना चाहिए। अब मैंने पैसा क्या करा, विड्रॉ कर लिया। मैंने क्या करा, पैसा विड्रॉ कर लिया, अमाउंट विड्रॉ। अब मैंने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, कितना करा सर, मैंने 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिया। जैसे ही मैंने 5,000 रुपए विड्रॉ करे, मैं अपने घर आया, मैंने बैंक के एटीएम से घर गया, मैं एटीएम पे गया और एटीएम से मैंने 5,000 रुपए अपने निकाल लिए बैंक से। अब मैं घर आया, मैंने कहा ये यार मैंने 5,000 रुपए निकाल लिए, तो मैंने कहा भैया ये तो मैंने कैश विड्रॉ कर लिया है, तो मैं अपनी बैंक को 5,000 से कम कर दूं। 20,000 मेरे बैंक में पड़े थे, 5,000 निकाल दिया। मेरा बैलेंस कितना दिख रहा है मेरी बुक के हिसाब से, मैं अपनी बुक मेंटेन कर रहा हूं ना खुद, मेरी बुक के हिसाब से कितना बैलेंस दिख रहा है सर, 15,000 रुपए दिख रहा है। अभी मेरे बैंक में 15,000 पड़े, ऐसा मैं मान के चलूंगा। यस, और बैंक भी दिखेगा, अच्छा इन्होंने कैश एटीएम कैसे निकाला है, कैश विड्रॉ फ्रॉम एटीएम से कैश विड्रॉ करा है, तो लो जी 5,000 रुपए अपनी लायबिलिटी कम करेगा। लायबिलिटी कम करेगा बैंक क्या करेगा, लायबिलिटी, क्योंकि उसकी 20,000 की लायबिलिटी है, 5,000 कम कर देगा। अब उसकी लायबिलिटी बच गई 15,000 रुपए की, मतलब अभी अकाउंट होल्डर का 15,000 रुपए और देना है बैंक ने। मतलब मैं कहूंगा बैंक से 15,000 रुपए लेने, अकाउंट होल्डर कह रहा हाथ देने। बिल्कुल सही है,
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई भी परेशानी नहीं है। जो भी मैं बैंक की ट्रांजेक्शन करता हूँ उसको बैंक भी रिकॉर्ड करता है और मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ। अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक, तो बैंक अपनी लायबिलिटी बढ़ाएगा, मैं अपनी एसेट बढ़ाऊंगा। मैं कहूंगा मेरे पैसा बढ़ गया, और बैंक अगर विड्रॉ करूंगा तो बैंक अपना पैसा कम कर देगा और मैं अपना पैसा भी कम कर दूंगा, दोनों कम करेंगे। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या हुआ जरा ध्यान सुनना। मेरे एक दोस्त ने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दिए फ्रॉम अकाउंट ट्रांसफर, है ना। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड, NEFT कर दिया। ठीक है जी, नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दिया, फोन पे गूगल पे कर दिया। कितने रुपए? 15,000 रुपए। अब मेरे दोस्त ने 15,000 रुपए बैंक में मेरे डिपॉजिट कर दिया और मुझे मैसेज नहीं आया भाई, और मुझे सपने थोड़ी ना आ रहे, और दोस्त ने बताया भी नहीं। दोस्त ने कहा कि यार, दोस्त ने ऐसा कुछ बताया नहीं, ऑब्वियस है उसको ही पता होगा यार। अगर कोई पर्सन किसी के अकाउंट में पैसा डाल रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता ना, मैसेज वगैरह आ जाता है। पर मुझे मैसेज नहीं आया और उसने भी नहीं बताया, मुझे भी नहीं पता चला। अब बताओ, क्या बैंक वाला ये 15,000 रुपए बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? क्या मेरे दोस्त ने मेरे अकाउंट में 15,000 डाले तो बैंक में पैसा बढ़ा नहीं होगा? नहीं मेरा बस बढ़ा होगा सर। तो बैंक वाले ने तो तुरंत करा। बैंक वाले ने क्या करा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम NEFT से कुछ पैसा रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, कितना रिसीव्ड हुआ? 15,000 रुपए। तो बैंक वाला अपनी लायबिलिटी और बढ़ाएगा 15,000 से। कुछ पैसा मेरे अकाउंट में आया तो बैंक वाला 15,000 रुपए उड़ाएगा। अब क्या बचा? 15,000 पहले का था, 15,000 उड़ाया, बैंक आएगा, मेरे अकाउंट में 30,000 है। और मुझे इस बारे में नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त ने मेरे अकाउंट में 15,000 रुपए डाले हैं। तो अब मुझे पता ही नहीं तो मैं अपनी बुक में रिकॉर्ड कैसे करूं? मुझे पता होता तो मैं कर देता रिकॉर्ड, मुझे नहीं पता चला। उसने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए पैसे, बैंक वालों ने पैसे अकाउंट में ट्रांसफर, तो बैंक वालों के पास तो तुरंत आया होगा मैसेज कि हाँ ये पैसा आया हमारे पास। कहां से? अच्छा इसने भेजा है, इसके अकाउंट में भेजा, चलो बढ़ा दो। बैंक वाले ने तुरंत करा होगा, हाँ 15,000 पहले का पड़ा था, 15 इसने दोस्त के भेजना होगा, 30,000 हो गया अब इसके अकाउंट में बैलेंस। अब मेरे हिसाब से तो दिख रहा है भाई 20,000 था, 5,000 पहले मैंने कर दिया, 15,000। अब यहां होगी गड़बड़ी। अब मैंने एक दिन क्या करा, अब यहां पर काम आई डुप्लीकेट पासबुक। मैंने एक दिन कहा कि चलो यार बैंक चलते हैं, तो मैं अपनी पासबुक लेकर बैंक पहुंचा। मैंने कहा भैया ये जो डुप्लीकेट पासबुक है ना, इसमें जरा एंट्री कर दो भैया। उसने एंट्री पकड़ी और मशीन से एंट्री हो गई। एंट्री में देखा, अच्छा पहली तारीख को 10,000 रुपये डाला था, हाँ भाई 20,000 डाला था, हाँ भाई मैच कर गया। फिर मैंने अपनी डुप्लीकेट पासबुक में देखा, क्योंकि डुप्लीकेट पासबुक लेकर ही मैं कहां पहुंचा? बैंक में। और बैंक वालों ने जो भी अपनी ओरिजिनल पासबुक में लिखा था ना, वो सारा का सारा प्रिंट कर दिया मेरी डुप्लीकेट पासबुक में, जिससे अकाउंट होल्डर को पता चले कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है ड्यूरिंग दी पीरियड। तो मैंने देखा, अच्छा पहले तारीख को हमारे 20,000 रुपए डिपॉजिट करे थे, हाँ ये तो मैं रिकॉर्ड कर चुका। फिर अगली तारीख हमने 5,000 रुपए कैश विड्रॉ करे थे, हाँ ये भी रिकॉर्ड कर चुका। अरे ये कौन सी ट्रांजेक्शन है भैया? कैश रिसीव्ड हुआ है NEFT के द्वारा। अच्छा ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? ये 15,000 रुपए कहां से आए यार मेरे अकाउंट में? ये तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करे। मैंने फोन घुमाया, मैंने कहा भाई 15,000 भेजे थे क्या? कह रहा हाँ यार मैंने बहुत पहले भेज दिया था, कब पता नहीं चला क्या? मैंने कहा नहीं यार, मेरे को 15,000 के बारे में तो पता नहीं चला। ओहो हो, ये तो गड़बड़ हो गई। अब मेरे कैश बुक में दिख रहा है 15,000 रुपए, कि मेरे कैश बुक में कितना बैलेंस दिख रहा है, जरा चेक करो। मैंने यहाँ पर टोटल करा, मैंने कहा यार ये तो 20,000 है, और 20,000 यहाँ पर आया, 20 में से 5,000 गया, तो मेरा बैंक में बैलेंस हो गया 15,000 रुपए। बैलेंस शीट कितना निकला? 15,000। ये 15,000 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 15,000 पड़े हैं। अब जबकि बैंक के हिसाब से लास्ट बैलेंस कितना है? 30,000 रुपए। यार यहां पर होगी गड़बड़। और गड़बड़ का कैसे पता चला मुझे? जब मैं अपनी डुप्लीकेट पासबुक लेकर बैंक में पहुंचा और बैंक वाले से कहा भैया जो आपकी ओरिजिनल पासबुक में ट्रांजैक्शन हुई पड़ी है ना, वो इस डुप्लीकेट में कर दो, मैं चेक करना चाहता हूं अपने घर जाकर अपनी कैश बुक से मैच करूंगा ना, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं, मेरी बैंक से हो रही है, मुझे भी तो पता होनी चाहिए, मैं भी तो उसको रिकॉर्ड करूं। अब बाद में पता चला कि यार एक ट्रांजैक्शन जो NEFT दोस्त ने करा वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा। ओहो, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि मेरी कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस था और बैंक के पासबुक में जो बैलेंस था उसमें डिफरेंसेस आ गए। उसमें क्या आ गए? डिफरेंसेस। मतलब जो कैश बुक देखो, बैंक बैलेंस जो था
किसका बैंक बैलेंस? एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। कैश बुक कौन मेंटेन करता है मुझे बताओ? कैश बुक कौन मेंटेन करता है? सर अकाउंट होल्डर मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? अकाउंट होल्डर। अगर आप देखोगे तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के अनुसार था 15,000 रुपए। हमारी बुक में कितना दिख रहा था? 15,000 रुपए। जबकि आप इधर अगर मेंटेन करो कि जो बैंक बैलेंस था एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। अरे पासबुक कौन रिकॉर्ड करता है? पासबुक कौन मेंटेन करता है? सर बैंक भैया मेंटेन करते हैं। बैंक सर कौन सा बैंक? जो भी मैंने लिया था आईसीआईसीआई बैंक मेंटेन करता है। अब इसके हिसाब से मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है 30,000 रुपए और मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में पड़ा है पैसा है 15,000 रुपए। अब यहां पर हो गई गड़बड़। गड़बड़ क्या हो गई कि भाई मेरे हिसाब से तो 15,000 रुपए दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 15,000 रुपए दिख रहे हैं मेरे अकाउंट में, और बैंक पासबुक के हिसाब से, बैंक के हिसाब से दिख रहे हैं 30,000 रुपए। मतलब जो कैश बुक होता है वो तो हम रिकॉर्ड करते हैं, हम मेंटेन करते हैं, और जो पासबुक होता है वो कौन मेंटेन करता है? बैंक। तो बैंक कह रहा है आपके 30,000 रुपए, मैं कह रहा हूं 15,000 रुपए। हमें पता चला, कब पता चला? जब मैं डुप्लीकेट पासबुक लेकर पहुंचा बैंक और कहा कि भैया ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दो, बता दो क्या क्या ट्रांजेक्शन है, तब पता चला रे ये तो गड़बड़ हो गई। तो यहां पर ये डिफरेंसेस आ गए। क्या आ गए? ये डिफरेंसेस। क्या आ गए? डिफरेंस। अब भाई ये डिफरेंसेस को ठीक करना होगा नहीं होगा? ठीक करना होगा। अब मैंने इस डिफरेंसेस को ठीक करना है। ये डिफरेंस आए, डिफरेंस क्या है कि मेरी कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस है वो दिख रहा है 15,000 रुपए और बैंक की पासबुक में दिख रहा है 30,000 रुपए। मतलब बैंक वाला कह रहा है कि हम आपके 30,000 पड़े हैं और मैं कह रहा हूं नहीं 15 पड़े हैं। तो यहां पर दोनों पासबुक में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। अब इस डिफरेंस को ठीक करना होगा दोस्तों, क्योंकि गलत है। किसकी तरफ से गलत है? मेरी तरफ से गलत है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, इस डिफरेंस को ठीक करने के लिए इस डिफरेंस को ठीक करना होगा। मैं लिख रहा हूं यहां पर, इस डिफरेंस को ठीक करना होगा, इस डिफरेंस को सही करना होगा। क्यों सही करना होगा? सर जो ट्रांजैक्शन बैंक की तरफ से, मेरी बैंक में जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो मैं भी रिकॉर्ड करूंगा भाई, मैं अपनी बैंक की बुक में रिकॉर्ड करूंगा। मेरे को अपनी बैलेंस शीट में दिखाना है ना मेरा नेट बैलेंस कितना है, उतना मैच भी तो करना चाहिए बैंक से। भाई मैं अपने साल के एंड में दिखा रहा हूं मेरे बैंक में 15,000 पड़े हैं और वही स्टेटमेंट मैंने गवर्नमेंट को दे दी, गवर्नमेंट करी अरे इसमें तो 30,000 पड़ा है, पकड़ो इसको। ये हमें तो अपने बुक्स में दिखा रहा है 15,000 रुपए पड़े हैं बैंक में और एक्चुअल में इसके बैंक में 30,000 पड़े हैं। अब हमें क्या करना होगा भैया? ठीक करना होगा सर, क्योंकि हमें अपने हर साल अपने अकाउंट्स को किसको देना होता है? गवर्नमेंट को जमा कराना होता है, ऑडिट कराना पड़ता है, चेकिंग करानी पड़ती है। वहां पकड़े गए तो फंस जाएंगे बुरा। भाई ये तो ठीक होना चाहिए, मतलब हमारी बुक में जो पैसा, हमारी बुक में जो बैलेंस दिख रहा है ना वो मैच करना चाहिए इसके साथ 30,000 रुपए। अब ठीक करना होगा इस डिफरेंस को, और इस डिफरेंस को ठीक करने के लिए बनानी होगी एक स्टेटमेंट। क्या बनानी होगी? एक स्टेटमेंट बनानी होगी, एक स्टेटमेंट बनानी होगी। ठीक करने को कहा हमने रिकंसिलेशन, ठीक करने को हमने कहा रिकंसिलेशन, ठीक करने को क्या कहा हमने? रिकंसिलेशन। मतलब डिफरेंस किसका था? बैंक के बैलेंस का, बैंक के बैलेंस का। सर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बन गया चैप्टर का नाम। मतलब इस डिफरेंस को ठीक करने के लिए, कौन सा डिफरेंस था? बैंक का डिफरेंस था, हमारे बैंक के अमाउंट में डिफरेंस आ रहा था। इस बैंक के अमाउंट के डिफरेंस को ठीक करने के लिए, ठीक करना मतलब रिकंसिलेशन, एक स्टेटमेंट बनानी होगी। और जो स्टेटमेंट आप अपने बैंक के बैलेंसेस को ठीक करने के लिए बनाओगे उस स्टेटमेंट को बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहा जाएगा। अब आप बनाओगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब क्या बनाओगे आप? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट आप क्यों बनाते हो? क्योंकि आप अपना बैलेंस, जो बैंक के बैलेंस है वो ठीक करना चाहते हो कि हाँ मेरी गलती थी। क्या गलती थी? सुना ध्यान से। मैंने कहा देखो मेरा जो बैलेंस दिख रहा है ना, किसका बैलेंस दिख रहा है? बैंक बैलेंस दिख रहा है ना सर, मेरा जो बैंक में बैलेंस दिख रहा है एज पर मेरी कैश बुक के अनुसार, कैश बुक तो मैं बनाता हूं, मेरी कैश बुक के अनुसार मेरा बैलेंस दिख रहा है 15,000 रुपए। अब मैं डुप्लीकेट पासबुक जाकर जब मैंने एंट्री करवाई तो पता चला अरे इसमें एक ट्रांजेक्शन मैं भूल गया था। ओहो हो। तो मैंने कहा भैया वो कैश रिसीव्ड हुई थी ना आपने, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, फ्रॉम फ्रेंड से जो कैश रिसीव्ड हुआ था बैंक में, तो फ्रॉम बाय एनईएफटी से जो कैश रिसीव्ड हुआ था उससे मेरे 15,000 रुपए नहीं रिकॉर्ड करे थे, भूल गया मैं, ओमिटेड, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया उनको या मुझे पता ही नहीं चला। तो 15,000 रुपए वो ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपका बैलेंस 30,000 रुपए मैच कर जाएगा।
बस ठीक कर दो आप, बस जो ट्रांजेक्शन आप भूल गए वो कर दो। बस अब क्या करना, जब आप कैश बुक बनाओगे तो उस कैश बुक में यहां पर ऐड कर देना 15,000 रुपए और आपका मैच कर जाएगा। दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर। मतलब हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर यह करना है दोस्तों कि जो हमारी बैंक की स्टेटमेंट्स है और जो हम खुद बनाते हैं कैश बुक, जो कि बैंक वाली कैश बुक है, वो मैच करनी चाहिए। अगर उनमें डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को ठीक करना होगा। ठीक करने को कहा रिकंसिलेशन, और इसके लिए बनानी होगी एक स्टेटमेंट। तो जब बैंक के बैलेंस अगर मैच नहीं करते तो उसको मैच करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी होती है, और स्टेटमेंट में हम उस बैलेंस को ठीक करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। दैट इज द स्टेटमेंट नोन एज अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए क्या हुई है वो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर करता है अकाउंट होल्डर, मतलब हम लोग, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी एक डेट पर। मतलब मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं और हो सकता है कल गलती हो जाए तो कल दोबारा स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी मुझे, बीआरएस। कल दोबारा ठीक करने के लिए मुझे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अगर मैं आज गलती कर रहा हूं तो आज की स्टेटमेंट बनाऊं तो आज तक ठीक कर दूंगा, कल क्या होगा परसों क्या होगा नहीं पता। एक पर्टिकुलर डेट की बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनती है। मैंने मान लो आज की बीआरएस बनाए तो आज से पहले का मैं सब ठीक कर दूंगा, पर इसके बाद का क्या होगा वो मुझे नहीं पता। वो करते होती आएगी ट्रांजेक्शन, फिर 10 दिन बाद फिर बनाऊंगा तो 10 दिन का फिर ठीक कर दूंगा। तो ऐसा होगा, मतलब आज बना रहा हूं तो आज से पहले का ठीक हो जाएगा, आज के बाद का नहीं करूंगा भाई, आज से पहले का ठीक कर दूं। ड्यू डेट टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में क्यों करना है रिकंसाइल, ठीक करना है। क्यों करना है ऐसा ठीक, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो जिसमें हमने गलती कर दी हो, बैंक ने रिकॉर्ड कराओ, बैंक ने रिकॉर्ड कराओ हम रिकॉर्ड करना भूल गए, या ऐसा हुआ हो कि हमने रिकॉर्ड कराओ बैंक भूल गया रिकॉर्ड करना। तो ऐसे केस के अंदर डिफरेंसेस आते हैं बैंक के बैलेंस पर, और बैंक का बैलेंस कभी डिफरेंस होना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि सर जो बैंक बैलेंस अपने बैलेंस शीट की एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे वही बैंक बैलेंस की स्टेटमेंट बैंक के पास होती है। मैच करनी चाहिए, ना तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी आपको ऑडिट पर, चेकिंग पर, अकाउंट चेक करेंगे तो पकड़ लेंगे कि हाँ अरे इसने तो अपनी बैलेंस शीट में दिखा रखा है, इसने तो अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहा है कि इसके बैंक में 15,000 है और बैंक में एक्चुअल बैलेंस दिख रहा है 30,000, ये तो गड़बड़ है, पकड़ो इसको, ऐसे पकड़ लेंगे आपको। इसलिए ये बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली ये मैं जब मैं अपनी सीएमए की ट्रेनिंग कर रहा था ना, आज से 3-4 साल 4 साल पहले 4-5 साल पहले जब मैं सीएमए की ट्रेनिंग कर रहा था, तो सीएमए की ट्रेनिंग करने पर मैं कंपनी में बीआरएस मेंटेन करता था। मैं बैंक की स्टेटमेंट ले आता था। कैसे ले आता था बैंक की स्टेटमेंट, मेरे पास पासबुक होती थी, मैं बैंक के पास जाता था, मैंने कहा भैया इसमें अपनी जो ओरिजिनल पासबुक में आपने जो ट्रांजेक्शन करी है वो इसमें छाप कर दे दो, वो छाप के देता था। अब मैंने जो कैश बुक बनाई है अब चेक करता था, एक एक ट्रांजेक्शन चेक करता था, मैच हो रहा है हाँ हो रहा है, अच्छा ईयरली एंट्री रिकॉर्ड करी हाँ करी है, ये एंट्री अरे ये भूल गया, चलो आज इसको पकड़ो साइड में करो, इसको ठीक करना है। पता प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल में क्या फर्क है। थ्योरेटिकल में आपको गलतियां बताकर देगा कि हाँ ये गलती हुई थी हमसे, आप ठीक कर दो, बस आपको गलती ढूंढनी नहीं है। यहां पर थ्योरेटिकल में आपको गलतियां नहीं ढूंढनी, पर जब आप प्रैक्टिकली जाओगे किसी कंपनी में, जब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाओगे वहां आपको प्रैक्टिकली ढूंढना पड़ता है एक एक ट्रांजेक्शन चेक करके। जैसे अभी मैंने सिखाया आपको, जैसे अभी मैंने आपको सिखाया कि कैसे सिखाया, मैंने बताया कि एक ट्रांजेक्शन थी जो 15,000 रुपए की रिकॉर्ड नहीं हुई थी, 15,000 का कैश आया था बैंक में, ये मैंने देखा पर मेरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो एक एक ट्रांजेक्शन चेक करनी होती है। और बैंक ऑफ कंपनी कितनी ट्रांजेक्शन होती है, लाखों ट्रांजेक्शन होती है, महीने में इतनी सारी ट्रांजेक्शन कर देते हैं बैंक से। एक एक चेक करो, एक एक चेक करो, हाँ ये हुई, ये वाली हो गई, वाली अच्छा ये रह गई, चलो पूछो उससे ये क्यों नहीं करी, क्या रीजन था, नहीं करी तो करो, ठीक करो उसको। यहाँ तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पर पता क्या होता है, थ्योरेटिकली आपको पता क्या दिया होता है, आपको बता दी होती है भैया ये गलती हो गई थी हमसे, आपको गलतियां बता दी थी, यहाँ पर बता देगा कि यार हमारे ना इस महीने के बैंक बैलेंस में 8 गलतियां हो गई, वो सामने आप आपको प्रेजेंट करके दे रहे हैं, बस आप ठीक कर दो। गलतियां पढ़ो, कहाँ गलती है उसको ठीक करना है। पर प्रैक्टिकली वहां गलतियां नहीं होती, वहां आपको खुद ढूंढना पड़ता है कि आपने कहाँ गलती करी जिसकी वजह से मैच नहीं हो रहा। मुझे 4-4 5-5 घंटे लग जाते थे बीआरएस को मैच कराने में, इतनी खतरनाक होती थी बीआरएस प्रैक्टिकली, क्योंकि वहां पर गलतियां भी ढूंढनी पड़ती थी ना। और फिर पूछो भैया क्यों नहीं रिकॉर्ड करी यार ट्रांजेक्शन, ये तो बैंक से हो रखी है। फिर बैंक वाले से पूछो भैया आपने हमारे पैसे क्यों काटे,
हमें तो बताया नहीं आपने, ना मैसेज करा, वो बताएगा सर इस वजह से काटे, तो हम उस वजह से फिर रिकॉर्ड करेंगे उसकी जनरल एंट्री, फिर उसको पासबुक में दिखाएंगे, और सॉरी अपनी कैश बुक में दिखाएंगे, पहले जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेजर में ट्रांसफर करेंगे, फिर वो कैश बुक में जाएगा। ये से सारी झंझट होती है। बैंक वाले ने फिर पैसा काट दिया हमारा, फिर हमने पूछा हाँ अभी भैया ये पैसा कहाँ से काटा है, अपनी बैंक में पैसा कहाँ से कट गया हमारा, हमने तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं करा, बैंक ने बताया इस वजह से काटा है, तो फिर उसको रिकॉर्ड करो, फिर वही सर ऐसे चलता रहेगा, फिर जाकर कैश बुक मैच होगी पासबुक से। बहुत झंझट होती थी, मेरा बड़ा दिमाग खराब होता था इसको बनाने में, पर क्या करे क्या करे, जब बेसिक बहुत अच्छा होता है ना आपका, तो आपको चीजें आसान लगती है। अब मेरे एक साथ का दोस्त था, उसका ना बेसिक क्लियर नहीं था अकाउंट का। जिस टाइम मैं ट्रेनिंग करता ना, उस टाइम में पढ़ाता था बच्चों को, और कौन सी वाली बच्चों को पढ़ाता था, 11 12 बीकॉम वाले बच्चों को पढ़ाता था। तो वहां पर बैंक रिकंसिलिएशन में पढ़ाया करता था, और मुझे ऐसा लगता था भाई ये तो यूं कर दूंगा मैं, पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ढूंढना पड़ता था, पर मुझे आसान लगता था। पर मेरे साथी का दोस्त का बेसिक अच्छा नहीं होता था, तो फिर वो दिक्कत कर जाता था, कहता यार क्या करना है समझ नहीं आ रहा, कब ऐड कर रहा है तू, कब माइनस कर रहा है। मैंने कहा बड़ा सिंपल है यार, जो बैंक ने ऐड कर रखा है वो तूने नहीं करा, तू ऐड कर दे, और जो बैंक ने माइनस कर रखा है वो तूने नहीं माइनस करा, तो तू माइनस कर दे। सिंपल। तो ये पूरा चैप्टर आपको बेसिक समझ में आया अच्छे से कि क्या खेल है। पता है क्या होता है, जब मैं जब पढ़ाता था ना, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, अभी तो नहीं बात कर रहा, पर शायद अभी भी होता हो। जब मैं पहले बैंक रिकंसिलिएशन में पढ़ाता था ना, बच्चे पता है कैश बुक को क्या समझते थे, कैश बुक जिसमें कैश वाली होती थी वो समझते थे कैश बुक वाली, जो हम कैश बुक नहीं बनाते थे जिसमें कैश आएगा डेबिट करेंगे जाएगा। कैश बुक इधर कैश वाली नहीं थी, बैंक वाली है इधर, पहले ये समझो। मैं पूरा चैप्टर पढ़ा देता था, और बच्चे कहते थे सर ये कैश बुक क्या है। अरे वो कैश बुक सब्सिडरी बुक हमने पढ़ा था, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, उसमें जो कैश बुक पढ़ी जिसमें डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम, जो डबल कॉलम में बैंक वाला कॉलम है ना, वो है यहाँ की कैश बुक। मतलब बीआरएस में जो कैश बुक जो हमने पढ़ी थी ना डबल कॉलम, बीआरएस में कौन सी वाली कैश बुक बनेंगे, जो कैश बुक हमने डबल कॉलम पढ़ी थी उसमें से कैश का कॉलम होता है एक बैंक का, तो बैंक वाला कॉलम ही यहाँ पर माना जाता है कैश बुक। पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा देता था, समझ नहीं आता था। फिर वो कहते सर ये पासबुक कौन है, सर ये पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है, बस उनको क्या करता था, करते रहो ऐड, अच्छा ये नहीं हुआ चलो माइनस, ऐड माइनस, ये करते रहते थे। अरे भाई कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पता नहीं कहां से बढ़। मेरे से पहले जब, अभी मैं बहुत टाइम से पहले फाउंडेशन बच्चों को पढ़ाता था, तो इंटर में तो बच्चे समझ जाते, समझ कर पड़ जाते। जब इंटर में बच्चा आता है तो धीरे धीरे वो चीजें समझने लगता है कि हाँ ये क्यों हो रहा है, ये प्लस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, माइनस कर। जो 12वीं 11वीं 12वीं पढ़कर फाउंडेशन में आते हैं ना बच्चे, वो अलग ही लेवल पे होते हैं। वो कहते जी हमें नहीं पता ऐड लेस क्यों होता है, हमें तो बस ये पता है कि 2-3 तरीके हैं सर। एक तो हाथ हिलाना कि अगर हमारे पास कैश आएगा, ठीक है, हमारा कैश बैलेंस इतना शो कर रहा है, पासबुक इतनी शो कर रही है, तो हम ऐड कर देंगे, और अगर ये नीचे है तो हम भी माइनस कर देंगे। एक तो ये आ गया। एक कुछ इस तरीके से भी होता है जादू, एक कैश बुक पासबुक है, अगर यहाँ आया तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, और ये नहीं तो उसको भी माइनस कर देंगे। पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब तरीके बता रखे थे भैया। देखिए जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो ऐड लेस नहीं कर पाएंगे। ये हाथ हिलाना छोड़ दीजिए, और ये उल्टे सीधे काम करना छोड़ दीजिए, ऐसा ऐसा ऊसा ऊसा ऐसा मत करिए। ये नहीं, ये कुछ काम का है ही नहीं, है फालतू है ये। सही चीज क्या है कि पहले चीजों को पढ़ो, प्रॉब्लम का है। जैसे कि हमने यहां पर देखा कि जो कैश रिसीव्ड, अब देखो आप साफ साफ आपको आंखों के सामने दिख रहा है ना चीजें, कि यार बैंक में इस तरीके से पैसा आया था, 30-15 हजार बढ़ गया था, हमने नहीं बढ़ाया तो हम बढ़ा देंगे। अब इसमें ये करने की क्या जरूरत है यार, सिंपल है, समझ नहीं आया नहीं आया। अरे यहां दिख रहा है मैंने 15,000 रुपए बैंक में बढ़ा हुआ है, किसी वजह से मेरा एनएफटी आया है, ठीक है ना, 15,000 बढ़ा हुआ है, और मैंने नहीं बढ़ाया तो मैं भी बढ़ा देता हूं, 15,000 रुपए हो गया बराबर। अब मैं ये करने की क्या जरूरत है, और ये पता नहीं उल्टे सीधे चीजें। मैं कह रहा हूं फाउंडेशन इंटर में जब बच्चा आता है वो सीख जाता है कि हाँ धीरे धीरे समझ जाता है वो। पर ये जो टिप्स एंड ट्रिक होती है ना, ये चीजों को क्या करती है, रटवा देती है, कॉन्सेप्चुअली नहीं समझाती। अब समझिए, कभी भी हाथ नहीं लाना बीआरएस वाले चैप्टर के अंदर, चीजों को समझिए। हमने यहां पर ऐड करा और यहां नहीं करा, यहां पर कम है तो यहां ऐड कर देंगे, सिंपल सा तो लॉजिक है, साफ साफ दिख रहा है मुझे क्या करना है, तो बच्चा ही बता देगा। मैं उससे बोलूं बेटा मैंने यहां पर ऐड करा, 5वीं क्लास के बच्चों को बुलाऊं, मैंने बोलूं बेटा यहां पर मैंने 15,000 ऐड करा था और यहां 15,000 ऐड करना मैं भूल गया, तो उससे पूछो भैया ठीक करके दिखा। कह रहा है भैया आप 15,000 पे ऐड करना भूल गए ना, तो ऐड कर दो। लो, बच्चा तो ना हाथ हिला रहा है, पता नहीं तुम ही क्यों सीख रहे हो।
ठीक है जी। तो एक तो हाथ वाला सिस्टम टिप्स एंड ट्रिक नहीं करेंगे, गलत चीज है वो। गलत चीज इसलिए है क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं करेगा, आपको चीजें आसान करके दे देगा, वो अलग चीज है, पर कॉन्सेप्चुअली आपको गलत कर देगा। बस आप यही करते जाओगे, ऊपर नीचे बराबर करते रहोगे हाथों को। दूसरा, हम पहले देखेंगे ये कहाँ गलत हुआ है, उस गलती को ठीक करेंगे, बस यही तो करना है, गलती को ठीक करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा बीआरएस का कंसेप्ट हो गया। और बीआरएस के कॉन्सेप्ट में हमने आपको मीनिंग समझाया था कि बीआरएस क्यों बनाते हैं, आप समझ में आया ना। व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस। अब बीआरएस के अंदर अब देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था, इस वजह से मेरा खुद का कैशबुक का बैलेंस बैंक से मैच नहीं होता। उसका रीजन क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको वो ढूंढना पड़ता है कि किस रीजन की वजह से मैच नहीं हुआ। पर थियोरेटिकली जब हम पढ़ रहे हैं, थियोरेटिकली वो हमें पहले से पता होता है, वो हमें बता कर देता है। तो वही हम देख रहे हैं किस रीजन की वजह से बैंक बैलेंस, जो पासबुक वाली बैंक बैलेंस है, बैंक का बैलेंस जो पासबुक वाला है बैंक वाला, और जो कैशबुक वाला जो हमारा कैशबुक है उसका बैंक बैलेंस मैच नहीं हुआ। डिफरेंस क्यों आया, क्या रीजन है। तो हेडिंग डालेंगे रीजन, हेडिंग डालेंगे रीजन, किन किन रीजन की वजह से डिफरेंस आता है। रीजन ऑफ डिफरेंस, रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस कौन सा वाला, एज पर कैशबुक, कैशबुक कौन मेंटेन करता है, अकाउंट होल्डर। एंड बैंक का बैलेंस कौन सा वाला, पासबुक वाला, पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक। बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से इनमें डिफरेंस आता है। भाई अगर मान लो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हो, आपने एंट्री कराई अपनी पासबुक में, डुप्लीकेट पासबुक में एंट्री कराई, उसमें देखा आपका बैलेंस दिख रहा था 1.5 लाख रुपए, आप अपनी कैशबुक में आए, उसमें देखा 1.5 लाख रुपए, बराबर है, तो फिर बीआरएस की जरूरत ही क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तब बनानी होती है जब आपका दोनों ही बैंक के बैलेंस में और आपकी कैशबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा हो। जब डिफरेंस नहीं है तो बीआरएस क्यों बनाऊंगा, डिफरेंस आएगा तो ही बनानी है, ठीक है ना। अब चैप्टर पढ़ रहे हो तो डिफरेंस तो आएगा ही, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर तो आपको मतलब क्या है, सिखा रहा है, ठीक है सर। और मैं आपको ऐसा बीआरएस पढ़ा दूंगा कि सोची नहीं होगी आपने, देख लेना आप। जिसने नहीं पढ़ा वो तो चलो ठीक है, जिसने पढ़ा है ना उसके तो वो तो कहेगा कि सर पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया आपने, इतने सिंपल तरीके से बता दी चीजें। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, जब मैं 11वीं क्लास के पहले बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत टाइम हो गया अब तो, मैंने बहुत शुरुआत छोटी लेवल से स्टार्ट करा था। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक और एरर, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली लिख लो। बैंक ने तो रिकॉर्ड करा, हमने रिकॉर्ड नहीं करा, आएगा डिफरेंस। क्यों, बैंक ने तो रिकॉर्ड करा नहीं, सॉरी बैंक ने तो रिकॉर्ड कर दिया, जैसे कि अभी मैंने बताया ना, दोस्त ने भाई पैसे भेजे थे, बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया, हमने रिकॉर्ड करा नहीं, तो डिफरेंस तो आएगा ही। दिस इज द सेकंड पॉइंट। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होती है जो बैंक रिकॉर्ड कर लेता, हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो डिफरेंस नजर आएगा। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होती है जो बैंक ने 500 रिकॉर्ड करी, हमने 555 रिकॉर्ड कर दी, तो गलती की वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। बैंक ने 5000 रिकॉर्ड करनी थी, हमने 5000 की जगह 10,000 कर दी, डबल बार रिकॉर्ड कर दिया एक ही चीज, तो यहां पर गलती हो सकती है, एरर। और ये क्या है भाई, कुछ ट्रांजैक्शन जो थी बैंक ने रिकॉर्ड करी 15 तारीख को, हमने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी अगले महीने, तो टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से भी रिकॉर्ड सकता है। मैंने वो रिकॉर्ड तो करी, सोचो मैं महीने का बीआरएस बना रहा हूं, एक महीने का, मान लो मैं अप्रैल के महीने का बीआरएस बना रहा हूं, 31 तारीख को एक एंट्री करी, सॉरी 30 तारीख को एक एंट्री करी अप्रैल में, जो बैंक ने 30 तारीख को रिकॉर्ड करी, और मैंने 1 तारीख को रिकॉर्ड करी मई में जाकर, और बीआरएस कब बना रहा हूं मैं, 30 तारीख की। अब यहां पर क्या होगा, जब आप 30 तारीख की बीआरएस बनाओगे तो बैंक में दिखेगा वो 30 तारीख का ट्रांजेक्शन है ना, और आपके बुक में नहीं दिखेगा वो 30 तारीख, आपने कब करी हो, 1 मई को करोगे, तो गड़बड़ होगी ना, टाइमिंग की वजह से। बैंक सही डेट पे रिकॉर्ड करा पर आपने नहीं करा, या आपने सही डेट पे करा बैंक ने नहीं करा, तो टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से भी डिफरेंस आ सकता है ना।
बैंक ने पहले कर दिया, आपने बाद में करा अगले महीने, तो गड़बड़ हो गई। तो यहां पर 3 तरीके से रीजन होते हैं कि जिसकी वजह से आपके बैलेंसेस में डिफरेंस आ सकता है। 3 रीजन है दोस्तों। समझ में आ गया? अब यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा कि इन तीनों में क्या क्या। देखो डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आता है ना बैलेंसेस के अंदर, वो कौन कौन कितने पॉइंट है इसके अंदर, इसके अंदर भी फर्दर पॉइंट है, इसके अंदर नहीं है पॉइंट, तो इसके अंदर भी 7-8 पॉइंट है, इसके अंदर 3-4 पॉइंट है, तो कुछ पॉइंट इसके अंदर है, कुछ पॉइंट इसके अंदर है, तो टोटल लगभग 10-11 पॉइंट है। जैसे आप 10-11 पॉइंट एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं, बीआरएस खत्म हो जाता है। बस वो 11 पॉइंट समझने, बीआरएस खत्म। ठीक है सर, चलिए आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा। बैंक रिकंसिलेशन में हमारी पहली क्लास थी, सिर्फ और सिर्फ बेसिक की, और मैंने आपको बेसिक में बहुत सारी बातें बताई। आगे भी अभी बेसिक की कुछ कुछ बातें बतानी है, वो धीरे धीरे आगे करके बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्लास से यहां से शुरुआत करेंगे।